नमस्कार। आज हम एक ऐसे दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखता तो नहीं, लेकिन जिसका असर हम सब महसूस करते हैं, प्रदूषण। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे ग्रह को आखिर कैसे बदल रहा है। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना। एक ऐसी गैस जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाए, एक झील जो अब जीवन को सपोर्ट नहीं कर सकती, और भारत से गिद्धों की पूरी आबादी का गायब हो जाना। ये सब अलग अलग परेशानियां लगती हैं, पर असल में ये सब एक ही चीज से जुड़ी हैं। और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, प्रदूषण। ये तब होता है जब हम प्रकृति के नाजुक बैलेंस में दखल देते हैं, जब हम हवा, पानी या जमीन में जहरीली चीजें घोल देते हैं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम हवा में छिपे खतरों से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि पानी कैसे जहर बन जाता है, हमारे ग्रह के बढ़ते तापमान पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस लड़ाई में हम कर क्या सकते हैं। तो पहला पड़ाव है दुनिया के अदृश्य खतरे। देखिए, प्रदूषण की सबसे डरावनी बात यही है कि अक्सर हमारी आंखों के सामने नहीं होता, लेकिन इसके नतीजे वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं उस हवा से जिसमें हम सांस लेते हैं। हवा, जैसा कि हम जानते हैं, कई गैसों का एक बहुत ही नाजुक मिक्सचर है, लेकिन जब इसमें गलत गैसें मिल जाती हैं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। ये गाड़ियों के धुएं से निकलती है। जानते हैं इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है? हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के मुकाबले इससे 250 गुना ज्यादा तेजी से चिपकता है। मतलब ये गैस हमारे शरीर से ऑक्सीजन ही चुरा लेती है, जिससे दम घुटने लगता है। अब आती है बारी क्रैकिंग गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड की। ये गैस सिर्फ हमारे फेफड़ों के लिए ही खराब नहीं है, बल्कि ये तो पत्थरों को भी खा जाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारा अपना ताजमहल, जिसकी चमक इसी गैस की वजह से पीली पड़ती जा रही है। तो होता क्या है कि जब ये गैसें हवा में ऊपर उठती हैं तो ये बादलों में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करती हैं और तेजाब बना लेती हैं। और फिर जब बारिश होती है तो आसमान से पानी नहीं बल्कि हल्का तेजाब बरसता है। इसी को हम एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। और इस एसिड रेन का असर बहुत ही बुरा होता है। इसे लेक किलर या झीलों का कातिल कहते हैं, क्योंकि ये झीलों के पानी को इतना एसिडिक बना देता है कि उसमें मछलियां और दूसरे जीव जिंदा ही नहीं रह पाते। और इमारतों के लिए इसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं, क्योंकि ये सच में पत्थर को ऐसे खा जाती है जैसे कोई बीमारी शरीर को खा जाती है। हवा के बाद अब आते हैं हमारे सबसे कीमती संसाधन, पानी पर। जब जहरीले पदार्थ हमारे पानी के स्रोतों में घुस जाते हैं तो वो जीवन देने वाले पानी को एक जानलेवा जहर में बदल सकते हैं। देखिए, पानी में घुला हुआ जहर सीधे हमारे शरीर में पहुंचता है। जैसे कि नाइट्रेट, ये छोटे बच्चों की स्किन को नीला कर सकता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। पारा यानी मरकरी सीधे दिमाग पर असर करता है, जिससे मिनी माता जैसी खतरनाक बीमारी होती है। और कैडमियम, ये हड्डियों को इतना कमजोर कर देता है कि लोग दर्द से चीख उठते हैं। जापान में इसे इताई इताई रोग कहा गया, जिसका मतलब है बहुत दर्द। मीना माता की कहानी हमें एक डरावनी याद दिलाती है कि जल प्रदूषण की असली मानवीय कीमत क्या होती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक फैक्ट्री की लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। प्रदूषण का ये जहर सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकता। एक चीज होती है बायोमैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि जहर फूड चेन में धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। भारत में गिद्धों के साथ ठीक यही हुआ। मवेशियों को एक दर्द की दवा डाइक्लोफेनेक दी जाती थी। जब ये मवेशी मरते तो गिद्ध उन्हें खाते थे। ये दवा गिद्धों के शरीर में जमा होती गई और इसने उनकी किडनी फेल कर दी। नतीजा, भारत की 90% से ज्यादा गिद्धों की आबादी ही खत्म हो गई। अब चलिए लोकल प्रदूषण से आगे बढ़कर उन मुद्दों पर ध्यान देते हैं जो पूरे ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर में छेद जैसी बड़ी चुनौतियों की। हमारे ग्रह के चारों तरफ एक कंबल है जिसे हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि गर्मी को रोकने में सबसे असरदार गैस असल में पानी की भाप है। तो फिर CO2 इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि CO2 ही वो गैस है जो हमारे ग्रह के थर्मोस्टैट को कंट्रोल करती है।
लेकिन उम्मीद भी है। जब दुनिया को ओजोन लेयर में छेद का पता चला तो सारे देश एक साथ आए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने उन केमिकल्स पर बैन लगा दिया जो उसे नुकसान पहुंचा रहे थे, और आज ओजोन लेयर ठीक हो रही है। यह दिखाता है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। क्योटो प्रोटोकॉल भी उसी दिशा में एक और बड़ा कदम था। तो सवाल यह है कि हम इस समस्या से लड़ कैसे सकते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि हम प्रदूषण का पता कैसे लगाते हैं और इसे कम करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं। प्रकृति यानी नेचर खुद हमें चेतावनी के सिग्नल्स देती है। इन्हें बायो इंडिकेटर्स कहा जाता है। जैसे पेड़ों पर उगने वाली काई यानी लाइकेन, अगर वो किसी जगह पर हैं तो इसका मतलब है कि वहां की हवा साफ है, क्योंकि ये प्रदूषित हवा में जिंदा नहीं रह सकते। ठीक वैसे ही पानी में ई कोलाई जैसे कुछ बैक्टीरिया का मिलना हमें बताता है कि वो पानी पीने के लिए सेफ नहीं है। और हाँ, प्रदूषण सिर्फ केमिकल ही नहीं होता। ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन भी एक असली समस्या है। 75 डेसिबल से ज्यादा का कोई भी शोर हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे तनाव होता है और सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है। लेकिन इस शोर से निपटने का एक बहुत ही सरल और खूबसूरत तरीका है, ग्रीन मफलर। ये कुछ नहीं, बस सड़कों के किनारे पेड़ लगाना है। पेड़ आवाज को सोखने में बहुत असरदार होते हैं और ये शोर को 15 से 20 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। तो हमने विज्ञान को समझ लिया है, समस्याओं को पहचान लिया है और कुछ समाधानों की झलक भी देख ली है। पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे? इस कहानी का अगला अध्याय हमारे और आपके कामों से ही लिखा जाएगा। हम अपने लिए कैसा भविष्य चुनते हैं,